नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी असम के दरांग जिले के एक छोटे से गांव कछी खेड़ा के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम अविनाश है। तो चलिए अब ये कहानी अविनाश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और मैं असम के दरांग जिले के एक छोटे से गांव कछी खेड़ा का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो डरावनी कहानी लेकर आया हूं वो मेरी स्कूल लाइफ में मेरे साथ हुए एक बहुत ही भयंकर और डरावने हादसे की कहानी है। दरअसल वैसे तो हम लोग गांव के रहने वाले हैं, लेकिन रहते शहर में थे क्योंकि मेरे पापा शहर में रहकर एक गैराज में काम करते थे। मम्मी हाउसवाइफ थी, तो ऐसे में मेरे मम्मी पापा और मैं, बस यही हमारी फैमिली थी। हालांकि गांव में मेरे दादा दादी भी रहते थे, जिसके चलते कभी कभार हमारा गांव आना जाना हो जाता था। लेकिन कैंसर की लंबी बीमारी के चलते दादाजी की मौत हो गई थी। ऐसे में दादी जी अकेली रह गई थी और वो गांव छोड़कर हमारे पास शहर भी नहीं आना चाहती थी। साथ ही अधिकतर बीमार रहने की वजह से उनकी इतनी भी हालत नहीं थी कि खुद घर का काम कर सकें। तो पापा ने दादी की तबीयत को देखते हुए मम्मी से गांव में रहने के लिए बोला। वैसे मम्मी भी यही सोच रही थी, तो मम्मी गांव आ गई थी। उस वक्त पापा का काम भी ठीक तरीके से नहीं चल रहा था, तो पापा ने मुझे भी उनके साथ गांव भेज दिया और मेरा वही के स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। अब गांव में हमारा जो स्कूल था वो पहाड़ी की तलहटी में गांव से दूर खेतों में बना हुआ है। अब ये सब होने से पहले तो मैं कभी कभार ही गांव आता था, लेकिन अब तो मुझे गांव में ही रहना था। इसलिए अगल बगल के बच्चों से भी मेरी दोस्ती हो गई थी, जो उसी स्कूल में पढ़ते थे और मेरी ही क्लास में थे। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस दिन पहली बार मैं उस स्कूल में गया था, तो उस स्कूल के गेट के अंदर कदम रखते ही एक तेज हवा का झोंका मेरे पास से होकर गुजरता है। वो हवा का झोंका इतना तेज था कि मैं लड़खड़ाते हुए गिरते गिरते बचा था। ये चीज होते ही मैंने अगल बगल में देखा, पर मुझे कुछ नजर नहीं आया। फिर मैंने इस बात को अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया और हर रोज स्कूल जाने लगा। अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि पहले दिन से ही स्कूल के कुछ लड़कों से मेरी दोस्ती हो गई थी, लेकिन हमारे पड़ोस में रहने वाले दो लड़के अयान और पार्थिव, इनसे मेरी सबसे अच्छी दोस्ती थी। क्योंकि ये मेरे पड़ोस में ही रहते थे, तो ऐसे में पहले से ही हमारी दोस्ती हो गई थी। पहले दिन क्लास में आते ही टीचर ने मुझसे मेरा नाम, पता और घर वालों के बारे में पूछा। साथ ही बाकी सबको भी मेरे बारे में बताया, क्योंकि गांव के बच्चे मुझे कम ही जानते थे। फिर ऐसे ही एक बार जब मैं अपनी क्लास में पढ़ रहा था, तो मुझे काफी तेज तेज कदमों के चलने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे किसी की बैसाखी की आवाज हो। जब मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो स्कूल के बरामदे में एक टीचर जा रहा था, जिसके हाथ में किताब थी, जो कि स्कूल के बाकी टीचरों के हाथ में भी रहती थी, परंतु वो एक पैर से विकलांग था, जिससे कारण लगड़ाते हुए वैसाखी के सहारे जा रहा था। उसका एक हाथ भी विकलांग था और शक्ल सूरत भी साधारण सी थी। जब मैं उसकी तरफ देख रहा था तो उस टीचर ने अजीब तरीके से घूर कर मेरी तरफ देखा, तो पल भर के लिए मैं घबरा ही गया। मैंने देखा कि क्लास के सब बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो मैं भी पढ़ने लग गया। उस वक्त पढ़ते हुए भी मैं बार बार बरामदे की तरफ देख रहा था और वो टीचर मेरी ही तरफ देखे जा रहा था। ये देखकर मैं सोचने लगा कि ये आखिर मेरी तरफ क्यों देख रहा है, परंतु किसी से कुछ नहीं बोला। मुझे इस तरह बाहर देखते देखकर जो टीचर हमें पढ़ा रहा था उसने डांट लगाई, तो मैं फिर से पढ़ने लग गया। जिस विकलांग टीचर को मैंने देखा था उसे देखकर मैंने यही सोचा कि स्कूल का ही कोई टीचर होगा, इसलिए ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई करता रहा। मेरी स्कूल में लंच के टाइम हम सब जो अपना टिफिन लेकर आए थे, हमने सब ने एक साथ में खाना खाया
और उसके बाद हम सब खेलने लग गए थे। हम छुपन छुपाई खेल रहे थे। जब मेरा नंबर आया और मुझे अपने दोस्तों को ढूंढना था तो मैं उन्हें ढूंढते हुए स्कूल में घूमने लगा। वैसे स्कूल की बिल्डिंग भी काफी बड़ी थी और पुरानी भी थी। काफी उन्हें ढूंढने पर भी जब वो लोग मुझे नहीं मिले तो मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते स्कूल की छत पर चला गया। जब छत पर पहुंचा तो देखा कि वहां छत पर कोई नहीं था, परंतु तभी मेरी नजर साइड में छत के कोने की तरफ गई, जहां मैंने देखा कि उस वक्त छत के कोने पर वही विकलांग टीचर बैठा हुआ था। उसे देखकर मुझे हैरानी हुई कि ये एक पैर और हाथ से विकलांग हैं। इन्हें ऊपर आने में दिक्कत तो बहुत हुई होगी, लेकिन ये ऊपर क्यों आए हैं? तभी उन टीचर ने अजीब तरीके से मेरी तरफ घूर कर देखा और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाने लगा। ये देखकर पहले तो मुझे हैरानी हुई, परंतु फिर मैं उस तरफ जाने ही लगा। उस वक्त वैसे मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता था, परंतु पता नहीं क्यों मैं चलते ही जा रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तो मैंने घबराते हुए पीछे की तरफ देखा तो मेरी ही क्लास का एक लड़का था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तो मैं बोला, कुछ नहीं। ये कहते हुए मैंने उस टीचर की तरफ देखा तो अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मुझे हैरानी हुई कि वो इतनी जल्दी कहां चला गया है। वही मुझे हैरान देखकर वो लड़का बोला, क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं। अब वो बोला, तुम्हें पता है कि अगर किसी भी टीचर को पता चल गया कि तुम छत पर घूम रहे हो तो तुम्हें डांट लगाएंगे। यहां तुम नए आए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, छत पर आना अलाउड नहीं है। मैंने तो तुम्हें छत पर आते देखा तो तुम्हें बताने के लिए चला आया, इससे पहले किसी को पता चले। चलो यहां से। ये कहकर मुझे हाथ पकड़कर वो नीचे ले गया और मैं भी उसके साथ चला गया। अभी तक मैं इसी बात को सोच रहा था कि वो टीचर इतनी जल्दी आखिर वहां से कहां चला गया, क्योंकि सीढ़ी की तरफ तो मैं खड़ा हुआ था तो मैंने तो उन्हें जाते हुए नहीं देखा। ये बातें बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। फिर सोचा, मुझे इससे क्या? ये कहते हुए इस बात को नजरअंदाज करके मैं पढ़ने लग गया था, क्योंकि अब हम लोग क्लास में बैठे हुए थे। लंच का टाइम भी खत्म हो गया था। जब मैं पढ़ रहा था तो फिर से वही वैसाखी की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। अब मैंने बरामदे की तरफ देखा तो वो टीचर अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। उसे इस तरह अपनी तरफ देखते देखकर मैं वापस पढ़ने लग गया, लेकिन बार बार उस तरफ ही देख रहा था। और फिर टीचर वहीं दरवाजे के पास में ही खड़े होकर मुझे ही देखे जा रहा था। ये देखकर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरी तरफ इस तरह अजीब से घूर घूर कर क्यों देखा है। फिर सोचा कि बस ऐसे ही देखता होगा, इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और कुछ ही देर में वो टीचर भी पता नहीं कहां चला गया। उसके बाद छुट्टी होने पर मैं अपने घर पर आ गया, जहां पर मेरी मम्मी ने और मेरी दादी जी ने पूछा कि मेरा पहला दिन कैसा रहा। तो मैंने उन्हें बताया कि काफी अच्छा। ये कहते हुए फिर मैं बाहर अपने दोस्तों के पास खेलने के लिए चला गया। थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ खेल कर आया। उसके बाद खाना बन गया था तो मैंने हाथ मुंह धोकर खाना खाया, थोड़ी सी पढ़ाई की, फिर सो गया। मैं अपनी दादी जी और अपनी मम्मी दोनों के बीच में बेड पर सोया हुआ था। तभी मुझे आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई कान में मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। उस वक्त नींद में होने की वजह से मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु जब बार बार आवाज सुनाई दे रही थी, अब अपना नाम सुनकर और उस आवाज को सुनकर मैंने घबराते हुए आंखें खोली तो वही टीचर मेरे पास में बैठा हुआ था और अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। समझ में नहीं आ रहा था कि रात के वक्त आखिर ये हमारे घर पर क्या कर रहा है। तभी वो मेरी तरफ देखकर भयानक सी आवाज में बोला, तुम चलोगे अविनाश? मेरे साथ आओ ना, मैं बहुत अकेला हूं, मेरे साथ चलो ना। ये कहते हुए उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया था तो मैं डर गया। फिर उसकी आंखों की तरफ देखा। पता नहीं उसकी आंखों में कौन सा जादू था कि अब मेरा डर कम होता गया और मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था और मैं उठकर जाने ही लगा था कि पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब जैसे ही किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो जैसे पल भर में ही मैं होश में आ गया। घबराते हुए मैंने पीछे देखा तो मेरी दादी थी। वो मेरी तरफ देखकर बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मैंने उस टीचर की तरफ देखा तो वो मुझे दिखाई नहीं दिया। अब तो मेरी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे में मुझे इस तरह परेशान देखकर मेरी दादी बोली, बेटा लगता है तुम्हें नींद में चलने की आदत है, और हाथ पकड़कर मुझे अपने पास सुला लिया तो मैं वापस सो गया।
पर मुझे अब डर लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले मैंने उस टीचर को यहाँ देखा था, तो फिर वो कहाँ चला गया। यही सोचते हुए मैं गहरी नींद में सो गया। तभी मुझे सपने में दिखाई देने लगा कि मैं स्कूल की उस छत पर इधर उधर भाग रहा हूँ और वो टीचर एक जगह कोने में बैठे हुए अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था। वही वो टीचर फिर मुझे देखकर अजीब तरह से हंसने लगा और देखते ही देखते उसके दांत काफी भयानक हो गए। ये देखकर मेरी तो आवाज गले में ही अटक गई थी। मैंने देखा कि फिर उसका पूरा रूप भी बदल गया था। अब वो बड़ा भयानक सा लग रहा था। पूरे शरीर पर जगह जगह अजीब तरह के खून के से निशान थे। आंखों के नीचे काला गड्ढा था। आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उनके मुंह से लगातार खून निकलते जा रहा था। वो इतना ज्यादा भयानक थे कि घबराते हुए हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। अब डरते हुए मैंने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी और दादी सोए हुए थे, तो मैंने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा और फिर गहरी नींद में सो गया। उसके बाद मुझे सपने में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सुबह होने पर मैंने इन बातों को एक सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। मैंने तो यही सोचा था कि रात को जो टीचर मुझे अपने कमरे में दिखाई दिया था वो मेरा एक सपना था, इसीलिए इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर स्कूल के लिए तैयार होकर घर से बाहर आया तो अयान और पार्थिव दोनों ही मुझे मिल गए थे, जिनके साथ मैं अपने स्कूल चला गया था। आज भी जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे वही टीचर मुझे अजीब तरीके से घूरते हुए स्कूल में दिखाई दिया था, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर लंच के टाइम में मैंने देखा कि वो टीचर मेरी तरफ देखते हुए अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए अपनी वैसाखी किसी चलते हुए प्रिंसिपल रूम में चला गया। ये देखकर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं भी भागते हुए उसके पीछे चला गया। मैं प्रिंसिपल रूम में गया और इधर उधर नजर घुमाकर देखा तो वो टीचर मुझे नजर नहीं आया। सामने चेयर पर प्रिंसिपल सर बैठकर कोई काम कर रहे थे। मुझे आए देखकर बोले, बेटा क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, और वापस बाहर आ गया। अब मैं सोचने लगा कि मैंने तो खुद अपनी आंखों से उस टीचर को रूम में जाते हुए देखा है, तो फिर वो रूम में है क्यों नहीं? ये सब कुछ मुझे काफी हैरान कर रहा था। परंतु उसके बाद जब मैं अपनी पढ़ाई करने लगा तो अपनी पढ़ाई में इन सब बातों को एक पल के लिए भूल गया था। उसके बाद स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं घर पर आ गया। रोजाना की तरह खाना खाकर थोड़ी पढ़ाई करके सो गया था। कल की तरह अपनी दादी और अपनी मम्मी के बीच में मैं बेड पर सोया हुआ था कि तभी मुझे कल की ही तरह आवाज सुनाई दी, अविनाश चलो ना मेरे साथ, मैं बहुत अकेला हूं, तुम रहोगे ना मेरे साथ? ये भयानक सी आवाज सुनकर मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो टीचर मेरे बेड के पास में था। अब तो मैं उसकी तरफ देखने लगा तो वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगा और धीरे धीरे उसके मुंह से खून निकलने लगा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं चिल्लाने लगा। मुझे इस तरह चिल्लाते देखकर, मेरी आवाज सुनकर मेरी दादी और मम्मी दोनों की नींद खुल गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तो मैं कुछ नहीं बोल पाया। ऐसे में उन्होंने सोचा शायद मैंने कोई डरावना सपना देखा है, इसलिए मुझे फिर से सुला दिया और मैं सो गया था। अगले दिन सुबह उठकर मैंने इसे सपना समझकर नजरअंदाज नहीं किया। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर ये सब मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, आखिर ये सब है क्या? परंतु मेरा बाल मन उस समय इतना ज्यादा कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। जब मैं पार्थिव और अयान के साथ अपने स्कूल जा रहा था तो रास्ते में मैं उनकी तरफ देखते हुए बोला, स्कूल की वो टीचर है ना जो एक पैर से और एक हाथ से विकलांग है, वो अजीब तरीके से मुझे घूरते रहते हैं और रात को भी ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में मेरे कमरे में ही मुझे दिखाई देते हैं। ये सुनकर उन दोनों ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोले, ऐसा कोई टीचर तो स्कूल में है ही नहीं। अब मैं उनकी तरफ देखकर बोला, ऐसी कैसी बातें करते हो, मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें जाते हुए देखा है। कल तो मैंने उन्हें प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हुए देखा था। उसके हाथ में किताब भी थी, देखने में ही लग रहा था कि वो टीचर हैं। तो पार्थिव बोला, टीचर तो क्या, ऐसा कोई इंसान स्कूल में है ही नहीं, तुम्हें दिखाई कहां से दे गया? तो अयान हंसते हुए बोला, कोई भूत प्रेत तो नहीं देख लिया तुमने? तो ये सुनकर मैं बोला, यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं सच कह रहा हूं। तो पार्थिव हंसते बोला, ऐसा ही लगता है, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं देख लिया? अब मैं बोला, नहीं मैंने कोई भूत प्रेत नहीं देखा और वैसे भी भूत प्रेत से मैं डरता भी नहीं हूं। तो अयान मेरी तरफ देखते हुए बोला, इतनी बड़ी बातें ना करो, और तुम्हें पता है हमारे स्कूल के बारे में लोग कहते हैं
कि यहाँ रात के समय कोई आत्मा घूमती है, कोई भूत घूमता है। तब पार्थिव बोला, हाँ यही बात है, तभी तो रात के वक्त इस तरफ कोई भी नहीं आता है। इस स्कूल में रात के वक्त किसी के होने का एहसास होता है, परंतु दिन के वक्त सिर्फ तुम्हें ही भूत दिखाई देता है। ये कहते हुए भी दोनों हंसने लगे और मेरी बात का मजाक बनाने लगे। तो मैं बोला, कैसी बेफिजूल की बातें कर रहे हो। अब अयान बोला, और नहीं तो क्या, सच ही तो बोल रहे हैं। इस तरह बात करते हुए हम स्कूल चले गए। जब आज मुझे वही टीचर, जब मैं क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा था तो बाहर बरामदे में घूमते हुए दिखाई दिए, तो अपने पास में बैठे हुए अयान और पार्थिव को मैंने उसे तरफ झांकने के लिए कहा, परंतु उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। साथ में अब तो मुझे भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी तरह लगभग 3 दिन गुजर गए थे। वो टीचर स्कूल में मुझे इसी तरह दिखाई देता था। रात को रोज कमरे मेरे पास खड़ा दिखाई देता था और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहता था, परंतु या तो किसी की नींद खुल जाती थी या मैं खुद घबराकर चिल्लाने लगता था। मेरे घर वालों को तो मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर यही लगता था कि मैं सपने में डर जाता हूं, इसलिए किसी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन हम तीनों दोस्तों ने ऐसे ही किसी भूत प्रेत की बात पर शर्त लगाई, तो अयान और पार्थिव मेरी तरफ देखते हुए बोले, बड़े बहादुर बनते हो ना तुम। अगर इतने ही बहादुर होना तो रात के वक्त अपनी स्कूल में 1 घंटे रुक कर दिखाओ, तब हम माने कि तुम बहादुर हो। तो अयान बोला, और नहीं तो क्या, वैसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हो, वरना सबसे बड़ी डरपोक हो तुम। अब मैंने भी उनकी बातों को अपने दिलो दिमाग पर ले लिया। अब मैंने कहा, ठीक है, मैं आज रात को इस स्कूल में रुक कर बताऊंगा, फिर तुम लोग मुझे क्या दोगे। मुझे तो अयान और पार्थिव बोले, जो तुम बोलोगे वो, लेकिन आज की रात तुम्हें यहीं पर रुकना है। अब मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता था कि इस तरह मुझे बिना सोचे समझे हाँ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये करके मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा था। अब हम तीनों ने तय कर लिया था कि आज रात को हम लोग स्कूल में आएंगे और मैं लगभग 1 घंटे स्कूल की मेन रुक कर बताऊंगा। ऐसे में छुट्टी बाद में रोजाना की तरह अपने कपड़े बदलकर मैं खेलने के लिए बाहर गया। तो इसी बात को लेकर हम तीनों दोस्तों में बातें हुई। फिर घर आकर मैंने खाना खाया और रात को जब मेरी मम्मी और दादी दोनों सो गईं, तो मैं चुपके से ही अपने घर से निकल आया। वही घर के बाहर मुझे अयान और पार्थिव भी मिल गए। अब तीनों ही हम नादानी में बेवकूफ़ी करने के लिए जा रहे हैं और उस स्कूल के पास में पहुंच गए। अब स्कूल को दूर से देखकर ही अयान और पार्थिव दोनों को डर सा लगने लगा। अब उन दोनों को घबराते हुए देखकर मैं बोला, तुम दोनों को इतनी दूर से ही डर लगने लगा और मुझे डरपोक बोलते हो? असली डरपोक तो तुम दोनों हो। ये सुनकर अयान बोला, हाँ मान लो हम दोनों डरपोक हैं। अगर इतना ही तुम्हें डर नहीं लगता तो फिर जाओ, 1 घंटा रुक कर आओ उस स्कूल में, तब हम तुम्हें माने कि तुम कितने बड़े बहादुर हो। वैसे सच बताऊं तो अंधेरे में एक पल मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन फिर मैंने बड़ी हिम्मत के साथ कहा, क्यों नहीं, और मैं वहां चला गया। वैसे भी हमारी स्कूल के बाहर गेट पर लॉक नहीं लगाया जाता था, बस ऐसे ही सांकल बंद की जाती थी, क्योंकि स्कूल में भूत होने के डर की वजह से कोई भी स्कूल की तरफ आता नहीं था और कमरों के तो वैसे ही लॉक लगाया जाता है। अब मैं उस गेट को खोल और अंदर आ गया। उस वक्त घबराते हुए अपने चारों तरफ, अंधेरे में मैं चारों तरफ देखने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे मेरे साथ में चल रहा है। ये महसूस होते ही मैंने पीछे की तरफ देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। तभी अजीब सी आवाज मुझे अपने चारों तरफ से आने लगी, साथ में तेज तेज हवाएं चलने लगी। तो फिर मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा तो जो पेड़ पौधे थे बस उनके ही पत्तों की आवाज आ रही थी। तो मैं हिम्मत करके अपने आप से बोला, मैं डरपोक नहीं हूं। ये कहते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। जब आगे बढ़ रहा था तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास में होकर गुजर गया हो और मेरे कान में कुछ बोल कर गया है, लेकिन क्या बोला मेरे तो खुद ही समझ में नहीं आया। घबराते हुए इधर उधर देखने पर भी कुछ नजर नहीं आया। पीछे की तरफ देखा तो स्कूल से बाहर टॉर्च लिए हुए अयान और पार्थिव मेरी तरफ देख रहे थे। अब तो उनके आंखों के सामने बहादुर बनने के लिए मैं आगे बढ़ता ही गया। अब स्कूल के बरामदे में आकर मैंने स्कूल के बाहर की तरफ देखा तो अयान और पार्थिव दोनों की टॉर्च मुझे दिखाई नहीं दी। ये देखकर एक पल के लिए तो मैं घबरा गया। फिर सोचने लगा कि शायद दोनों ने ये देखने के लिए कि मैं डर कर भाग कर वापस ना आ जाऊं, उन्होंने जानबूझकर अपनी टॉर्च बंद कर ली होगी। परंतु मुझे भी दिखाना है कि मैं डरपोक नहीं हूं।
ये सोचकर मैं आगे बढ़ने लगा। तभी जैसे पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैंने घबराते हुए पीछे की तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तो अब मैं घबराते हुए थोड़ा आगे बढ़ने लगा था। उम्र भी इतनी नहीं थी, डर तो लग रहा था। तभी अचानक स्कूल के कमरों के जो दरवाजे लगे हुए थे ना, उनमें से एक कमरे में ऐसा लगने लगा जैसे भीतर से कोई दरवाजा खटखटा रहा है और बार बार दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा है। यह महसूस होते ही मैंने उस तरफ देखा। दरवाजा खटखटाना की आवाज आ रही थी और साथ में किसी की भयानक आवाज सुनाई दे रही थी, बाहर निकलो, मुझे खोलो इसे। यह सुनकर तो मैं डर गया, क्योंकि दरवाजा बाहर से लॉक था। मैं अपने आप से डरते हुए बोला, रात के इस वक्त कमरे में कौन हो सकता है? ये सोचते हुए मैं उस दरवाजे के पास गया और सुनने की कोशिश की कि कौन है। तभी पास के कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ये सुनकर मैंने घबराते हुए उस तरफ देखा था कि तभी अचानक सभी कमरों के दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। ऐसे में कभी इधर का तो कभी उधर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही थी, जिन्हें देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा था और मैं घबराते हुए बोला, कौन है? ये कहते हुए मैं थोड़ा आगे घबराते हुए भागने की लगा था। तभी अजीब सी आवाज मुझे सुनाई देने लगी, जो स्कूल के पीछे की तरफ से आ रही थी। यह सुनकर मैंने सोचा, शायद अयान और पार्थिव दोनों मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आवाज लगाते हुए बोला, तुम दोनों चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं नहीं डरने वाला। ये कहते हुए भी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पीछे से वही वैशाखी की आवाज मुझे सुनाई देने लगी थी, जो और दिन सुनाई देती थी। अब मैंने घबराते हुए पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी भी बैसाखी की आवाज है मुझे अपने आगे से सुनाई देने लगी। तुम्हें और ज्यादा घबरा गया। अब घबराते हुए बोला, कौन है, कौन है? ये कहते हुए आगे बढ़ रहा था। सच बताऊं तो एक पल भी मैं वहां नहीं रुकना चाहता था, लेकिन क्या करूं, अपनी शर्त को पूरा करने के लिए रुकना था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर मैं घबराकर यहां से भाग जाऊंगा ना, तो वे लोग फिर मेरा मजाक बनाएंगे और मैं अपना मजाक बनते हुए नहीं देख सकता था। ऐसे में तभी आगे बढ़ते बढ़ते किसी चीज से ठुकराकर मैं नीचे गिर गया, जिससे मेरे पैर में चोट लग गई थी। तो मैंने देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। अब मैं सोचने लगा कि फिर मैं किसी चीज से ठुकराकर गिरा हूं। ये सोचते हुए आगे की तरफ देखा तो वही टीचर मुझे आगे खड़े हुए दिखाई दिए, जिसके एक हाथ में वैशाखी थी, जिसे देखकर मैं एक पल के लिए डर गया और हिम्मत करके बोला, सर आप इस वक्त यहां? ये सुनकर वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगे और फिर बोले, मेरे साथ यही रहना अविनाश, मैं बहुत अकेला हूं। ये सुनकर मैंने ठीक तरह से उनकी तरफ देखा तो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगा था, जो इतना भयानक हो गया था कि जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। अब मैं घबरा कर पीछे की तरफ खिसकने लगा तो वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर मैं भागने लगा तो वो अचानक लंगड़ाते हुए मेरे पीछे भागने लगे। ऐसे में भागते हुए मैं स्कूल के गेट के पास आया, जिसे मैं खुला छोड़कर ही गया था, परंतु अब वो गेट बंद था। मैं बार बार उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था, परंतु वो गेट नहीं खुल रहा था। ऐसे में घबराते हुए मैं चिल्लाने लगा और गेट खोलने के लिए कहने लगा, परंतु ना तो मुझे अयान दिखाई दिया, ना मुझे पार्थिव दिखाई दिया। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। उन दोनों का नाम लेकर घबराते हुए बोला, खोलो इसे, वरना वो मुझे मार डालेगा, खोलो इसे। परंतु किसी ने भी गेट नहीं खोला। तभी मेरी नजर मेरी थोड़ी ऊपर गई। गेट के ऊपर वही टीचर बैठा हुआ था, वही भयानक चेहरा। ये देखकर मैं डरते हुए पीछे की तरफ खिसकते हुए वापस भागते हुए स्कूल के बरामदे में आ गया। मैं रोते हुए चिल्ला रहा था, लेकिन जैसी मेरी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था, तभी मुझे एक अजीब तरह की आवाज अपने चारों तरफ सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वो आवाज बहुत तेज होती जा रही थी। ये सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा डर गया और भागते भागते मैं ऊपर छत पर चला गया। उस वक्त घबराहट की वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि मैं भागते हुए कब छत पर आ गया, परंतु फिर अपने आप को छत पर देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैं वहां से नीचे उतरने के लिए वापस भागने लगा, लेकिन सीढ़ियों की तरफ वही टीचर खड़े होकर अजीब तरह से मेरी तरफ देख रहा था। उसका वही भयानक डरावना चेहरा मुझे बहुत ज्यादा डरा रहा था। तभी वो टीचर मेरी तरफ बढ़ने लगा तो मैं घबराते हुए पीछे की तरफ खिसकते हुए अब मैं रोते हुए अपनी मम्मी और अपनी दादी को आवाज लगाने लगा, लेकिन वहां उस सुनसान इलाके में मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था।
तभी वो टीचर मेरी तरफ देखते हुए भयानक आवाज में बोला, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, यहां मैं बहुत अकेला हूं। ये कहते हुए वो मेरी तरफ बढ़ने लगा तो घबराते हुए पीछे की तरफ खिसकते हुए मैं छत के कोने पर चला गया। अब वो टीचर जैसे मुझे छत पर से नीचे कूदने के लिए कहने लगा। उसकी भयानक आवाज चारों तरफ सुनाई देने लगी। अब मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था तो वो गुस्से में भयानक आवाज में चिल्लाते हुए बोला, अविनाश नीचे कूद जाओ, मैं हूं ना, फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, नीचे कूद जाओ। लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा डर रहा था। ऐसे में फिर घबराते हुए मैं भागते हुए उसके पास से भागते हुए गुजर गया। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की लेकिन मैं भागते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे की तरफ आ गया। अब नीचे उतरकर मैं उस बरामदे में भागने लगा तो मुझे अपने चारों तरफ से भयानक हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। ये देखकर डरते हुए मैं बरामदे से बाहर निकलता कि तभी अचानक उल्टा लटकते हुए वो टीचर मेरे सामने आ गया। उसे इस तरह उल्टा लटकते हुए ये देखकर मैं खुद भी हैरान था, साथ में बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि वो टीचर ऊपर छज्जे पर से नीचे की तरफ उल्टा लटक रहा था। उसके पैर काफी लंबे लग रहे थे। ये देखकर घबराते हुए अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग सकूं। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तभी वो टीचर भयानक सी हंसी हंसने लगा। उसके हंसने की आवाज इतनी तेज थी कि चारों तरफ गूंजने लगी थी। तो मैं घबराते हुए इधर उधर देखने लगा, परंतु बचने का अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आया। मैं अब भागना चाहता था। उस वक्त पता नहीं कौन सी शक्ति थी कि इतना सब कुछ देखकर भी मैं बेहोश नहीं हुआ। अब मैं जैसे ही भागने लगा तो अचानक दीवार पर से मेरी तरफ कुछ कूदा तो मैंने देखा वो टीचर दीवार से चिपके हुए थे और फिर मुझे देखकर मेरी तरफ छलांग लगा दी। ये देखकर मैं भागते ही जा रहा था। तभी भागते भागते मैं तहखाने में आ गया। जैसे ही तहखाने में आया तो मुझे एक भयंकर सी बदबू वहां पर आई। इतनी भयंकर बदबू थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब घबराते हुए चारों तरफ देखा तो पूरे तहखाने में जाले लगे हुए थे, जैसे बरसों से वहां कोई नहीं आया है, और बहुत सारा कबाड़ी सामान पड़ा हुआ था। ये देखकर मैं कुछ समझ पाता, उससे पहले ही सारा सामान हवा में इधर उधर उड़ने लगा था। उस वक्त घबराहट की वजह से मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। तभी वहां पर रखे हुए कुछ सामान मेरी तरफ आने लगे तो मैं घबराते हुए एक कोने में बैठ गया। मैंने देखा कि तभी वो टीचर अजीब तरीके से मुझे कमरे में देखते जा रहा था और उस कोने में बैठे बैठे अब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं नींद में ना चला जाऊं। मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगी। अचानक इस तरह नींद आते देखकर भी मैं डर गया था, क्योंकि मैं डर रहा था कि अगर मैं सो गया तो वो टीचर मुझे मार डालेगा। ऐसे में घबराहट की वजह से चाहते हुए भी मैं नहीं सो रहा था और वहीं छुपकर बैठे हुए मैं उस भयानक से टीचर की तरफ देख रहा था। तभी उसकी नजर मेरी तरफ पड़ी तो मेरी तो सांसें ही गले में अटक गई। अब बिना देरी करते हुए मैं उठकर तहखाने से बाहर की तरफ भागने लगा तो उसकी भयानक आवाज मुझे सुनाई देने लगी। मैं भागते ही जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी मुझे मेरी दादी की बात याद आई, जो मुझे कहानियां सुनाते हुए हर वक्त बताती थी कि भगवान के मंदिर में भूत प्रेत कभी आ नहीं सकते। तो ऐसे में मैं जो सरस्वती माता का मंदिर था उसमें भागते हुए चला गया। जब मैंने जाकर मंदिर का दरवाजा खोला तो उस टीचर की भयानक चीखें चारों तरफ गूंजने लगी, परंतु बिना पीछे की तरफ देखे मंदिर के अंदर जाकर मैं वहां जाकर घबराते हुए बैठ गया। तभी मैंने देखा कि वो टीचर भयानक रूप से चलते हुए मेरे पीछे भागते हुए जा रहा था, परंतु मुझे मंदिर में देखकर जैसे ही वो मंदिर की तरफ बढ़ने लगा तो अचानक घबराते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगा। ये देखकर मैं डरते हुए उस तरफ देख रहा था। वो टीचर जोर जोर से भयानक आवाज निकाल रहा था, मुझे अपने पास बुला रहा था, परंतु मैं बहुत ज्यादा डर गया और थर थर कांपते हुए मंदिर में बैठा रहा। तो काफी देर चीखने चिल्लाने के बाद मैं इधर उधर भागने लगा तो एक तेज सी हवा चलने लगी। धीरे धीरे आंधी बरसात का मौसम हो गया था। ये देखकर मैं बहुत डर गया, परंतु उस मंदिर से बाहर नहीं आया। ऐसे वो टीचर चिल्लाते हुए एक काले धुएं में बदल गया, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई। अब वो एक काले धुएं में बदलकर पूरी स्कूल में चारों तरफ घूमने लगा। मैं अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया, लेकिन मैं इतना ज्यादा डर गया था, थक गया था कि देवी माँ के मंदिर में आकर मुझे तसल्ली थी कि शायद देवी माँ मुझे बचा लेगी, और वहीं पर उनके ही चरणों में अपना सिर रखकर सो गया।
सुबह मेरी नींद खुली तो देखा कि मैं अपने घर पर था और गांव के काफी सारे लोग वहां पर इकट्ठा थे। सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी पार्थिव की मम्मी मेरी तरफ देखते हुए बोली, बेटा पार्थिव ने बताई थी हमें सारी बात। मैं इस बहुत ज्यादा डांट लगाई है, इस तरह का मजाक थोड़ी ना होता है। ये कहकर वो लोग मुझसे बातें करने की कोशिश करने लगे, परंतु मैं घबराहट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। हर कोई मुझसे सवाल पर सवाल कर रहा था। ये देखकर मेरी दादी बोली कि अभी इसकी हालत ठीक नहीं है, इससे कुछ ना बोलो। ये सुनकर सभी लोग चुप हो गए और मेरा हाल चाल जानकर मुझे होश में देखकर फिर अपने अपने घर की तरफ चले गए थे। उस वक्त मम्मी बहुत ज्यादा रो रही थी। दादी समझा रही थी कि भगवान का शुक्र है, अयान और पार्थिव ने आकर सारी सच्चाई घर पर बता दी और हम लोग इसे ढूंढने के लिए चले गए, वरना पता नहीं क्या होता। ये कहते हुए बातें कर रही थी। उस वक्त जब वो बातें कर रही थी तभी मुझे पता चला था कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर अयान और पार्थिव बहुत ज्यादा डर गए थे और वहां से भागते हुए घर आ गए, जहां उनके घर वाले उन्हें ही ढूंढ रहे थे। जब उनसे से पूछा कि वो कहां से आए हैं तो उन्होंने डरते हुए सारी सच्चाई बता दी। ये सुनकर उनके भी होश उड़ गए और हमारे घर पर आकर उन्होंने सारी सच्चाई बताई, जहां मेरी मम्मी और दादी भी मुझे घबराते हुए ढूंढ रही थी। फिर गांव के सब लोग मिलकर स्कूल में गए और मुझे देवी माँ के मंदिर में से उठाकर लेकर आए थे। अब हर कोई यही बातें कर रहा था कि पता नहीं वहां मेरे साथ क्या हुआ है। अब लोग तो चले गए थे, परंतु मैं दादी और मम्मी की बातें सुनते जा रहा था। तभी मैं रात के बारे में सोचने लगा। जो कुछ मेरे साथ हुआ था उन सब के बारे में सोचने लगा तो इतना ज्यादा डर गया कि घबराते हुए चिल्लाने लगा। तो मेरी मम्मी घबराते हुए मुझे संभालते हुए बोली, तुम ठीक हो बेटा? परंतु मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे होश आया कि मैं घर पर हूं। तब जाकर मेरा डर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन दिल की धड़कन अभी भी बढ़ी हुई थी। अभी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। उस दिन मेरी हालत देखकर गांव के सब बच्चे इतने ज्यादा डर गए थे कि स्कूल में ही नहीं गए, क्योंकि अयान और पार्थिव के मुंह से उन्होंने सुन लिया था कि मैं रात को बहुत तेज चिल्ला रहा था। ऐसे में उन्हें लग रहा था कि स्कूल में भूत हैं। ऐसे में कोई भी वहां पर नहीं जाना चाहता था। दोपहर के वक्त जब मैं अपने घर पर ही सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैर में चिकोटी काटी है। ये महसूस होते ही मेरी हड़बड़ाते हुए नींद खुल गई, परंतु मुझे कोई भी नजर नहीं आया। अब घबराते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा। तभी मेरी दादी मेरे पास आते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? तो मैं कुछ नहीं बोल पाया और सो गया। तभी मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे कान में बोल रहा है। ध्यान से सुना तो ये उसी टीचर की आवाज थी जो बार बार कह रहा था, अविनाश तुम मेरे साथ ही रहना, मैं बहुत अकेला रहता हूं, चलो ना अविनाश मेरे साथ चलो। ये कहते हुए मुझे जैसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा था। अब मैंने घबराते हुए आंखें खोलकर देखा, लेकिन कोई भी मुझे नजर नहीं आया। परंतु मैं इतना ज्यादा डर गया था कि सोते हुए भी मुझे डर लग रहा था। धीरे धीरे इसी तरह शाम हो गई थी। अड़ोस पड़ोस के लोग बार बार मेरे समाचार पूछने के लिए आ रहे थे, लेकिन मुझे गुमसुम और चुपचाप देखकर मेरी मम्मी और दादी बहुत ज्यादा परेशान थीं। लोग भी बातें बना रहे थे, कह रहे थे कि मैं मंदिर में था इसीलिए जिंदा बच गया, वरना शायद मेरा बचना मुश्किल ही था। उनकी बातें मेरी दादी और मम्मी को और ज्यादा डरा रही थी। शाम तक पापा भी आ गए थे। उन्होंने मम्मी को डांट भी लगाई कि उन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा कि मैं रात को घर से निकालकर स्कूल की तरफ कब चला गया था। वहीं मेरी हालत देखकर वो भी परेशान थे। रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे कानों में आवाज गूंज रही है। धीरे धीरे आवाज और तेज आती गई। वही टीचर मुझे भयानक आवाज में अपने पास बुला रहा था, जिसकी वजह से मैं नींद में भी बहुत ज्यादा घबरा रहा था, लेकिन आंखें नहीं खोल पा रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं। ये महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए आंखें खोली तो सच में ऐसा ही था। मैं हवा में ही लहरा रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। सामने देखा तो वही भयानक चेहरे वाला टीचर बैठे हुए मेरी तरफ अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देख रहा था। मेरी दादी और मम्मी मुझे बीच में लेकर ही सो रही थी। पापा बरामदे में ही सो रहे थे। तभी वो टीचर मेरे पास आकर जोर जोर से रोने लगा और मेरी तरफ देखकर बोला, अविनाश मेरे साथ चलो ना, मैं बहुत अकेला हूं। ये कहते हुए उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो उसका हाथ अजीब तरह से आगे बढ़ने लगा। उसके हाथों के नाखून भी पहले की बजाय अजीब से हो गए थे, जैसे हाथों में नाखून भी नहीं थे।
ये देखकर अब मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था। तभी एक भयानक आवाज मेरे कानों में गूंजी, अविनाश मेरे साथ चलो ना, मैं बहुत अकेला हूं। ये सुनकर मैं हाथ पैर पीटने लगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा, परंतु चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहा था। वो टीचर अजीब तरह से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। ये देखकर मैं अपना हाथ छुड़ाना चाहता था, परंतु वो हवा में ही खींचते हुए मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। अब मेरे तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आंखें अभी कुछ ही देर में बंद हो जाएगी, लेकिन मैं जबरदस्ती आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मेरी मम्मी की नींद खुल गई, तो मुझे इस तरह हवा में लहराते देखकर उसकी चीख निकल गई। जैसे ही वो चिल्लाई तो धम्म से बेड पर आकर गिर गया, लेकिन बहुत ज्यादा घबरा गया था। मम्मी ने भागकर मुझे गले लगा लिया। मैंने घबराते हुए दरवाजे की तरफ देखा। अब वो टीचर मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मेरी सांसें उखड़ रही थीं। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। उस वक्त मम्मी के चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी दादी जी और पापा दोनों जाग गए। अब पापा आकर पूछने लगे तो मम्मी घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रही थी। साथ में मेरी हालत देखकर भी दादी जी और पापा बहुत ज्यादा घबरा गए। अब पापा और दादी ने ज्यादा पूछा तो मम्मी ने हिम्मत करके घबराते हुए सारी बात बताई, जिसे सुनकर तो पापा और दादी दोनों के होश उड़ गए। उस रात घबराते हुए मैं कुछ नहीं बोल पाया था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। मेरी हालत देखते हुए और मेरी चिंता में अब घबराते हुए घर में कोई भी नहीं सो पाया था। सुबह होते ही पड़ोस के कुछ लोग मेरी हालत जानने के लिए आ गए थे। अब पापा की बात सुनकर कि रात में मेरे साथ क्या हुआ था, ये जानकर भी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई। ऐसे में हमारे घर पर गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। वही गांव में भी अब एक डर का माहौल फैल गया था। हर कोई स्कूल के नाम से डरने लगा। हर कोई अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता ताकि उनके साथ गलत ना हो जाए। बार बार हर कोई यही कह रहा था कि उस विकलांग टीचर की आत्मा वहां पर घूमती है, जिसने ही शायद मुझे डराया है। ये कहते हुए सब लोग मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी उन लोगों से मुझे एक बात सुनने को आई कि सालों पहले जब स्कूल में एक नया टीचर आया था जो एक पैर और एक हाथ से लाचार था, वो बैसाखी की मदद से चला करता था। उसकी शक्ल सूरत भी ठीक तरीके की नहीं थी। ऐसे में उसके रूप रंग को देखकर स्कूल में हर कोई मजाक बनाता था। यहां तक कि स्टाफ की टीचर भी उससे ठीक तरह से बातें नहीं करते थे। कभी कभार बात ही बातों में उसके ऊपर कोई बात हंसते हुए बोल दी जाती थी, जो वैसे तो मजाक में होती थी, परंतु उस टीचर के दिलों दिमाग पर जाकर लगती थी। वैसे क्लासरूम में भी बच्चे भी उसका मजाक बनाने में, शरारत करने में पीछे नहीं रहते थे। ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते जब उसे परेशान ना किया गया हो। सबका इस तरह का व्यवहार देखकर उसे बहुत तकलीफ होती थी। उसी वक्त स्कूल में एक टीचर आई थी, रितु। रितु मैम देखने में भी बहुत खूबसूरत थी और व्यवहार की भी बहुत अच्छी थी। हर किसी के प्रति उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। ऐसे में वो उस टीचर जिनका नाम तेजराम था, उससे ठीक तरीके से बातें करती थी। वैसे स्टाफ में तो कोई भी तेजराम सर का खुलेआम मजाक नहीं बनाता था, लेकिन बच्चे जब भी कोई ऐसी हरकत करते थे ना, तो रितु मैम उन्हें काफी डांटती थी। यहां तक कि तेजराम सर की काबिलियत की वो बहुत तारीफ की करती थी। ऐसे में तेजराम सर भी अब उससे ठीक तरीके से बातें करने लग गए थे और कुछ ही समय में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब तेजराम सर मन ही मन में रितु मैम से प्यार करने लगे थे, क्योंकि उन्हें जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला था जिसने उससे ठीक तरह से बातें की थी। उसकी कमी को ना देखकर उसकी खूबी को देखा था। उसका मजाक ना बनाकर उसकी काबिलियत की तारीफ की थी। वरना लोगों का तो क्या, उसके घर वालों ने भी कभी उनसे ठीक तरह से बातें नहीं की थी, ना कोई और उनसे ठीक तरह से बातें करता था। परंतु रितु मैम वो जैसे उनकी हर तकलीफ समझती थी। तेजराम सर के प्रति रितु मैम की हमदर्दी ने तेजराम सर के दिलो दिमाग में एक प्यार का रूप ले लिया था। परंतु ये तेजराम सर का एक तरफा प्यार था, क्योंकि रितु मैम के दिलो दिमाग में तेजराम सर को लेकर ऐसी कोई भी बातें नहीं थी। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी कभी तेज राम सर ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हुआ ये था कि सुबह स्कूल के वक्त एक दिन रितु मैम मिठाई का डिब्बा लेकर स्कूल में आई और सभी को मिठाई देने लगी।
उस वक्त उन्हें इतना खुश देखकर और मिठाई देने का कारण पूछने पर उन्होंने सभी को बताया कि उसका रिश्ता तय हो गया है। जब तेजराम सर ने यह सुना तो उनके तो होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि जिस तरह वो रितु मैम को चाहते हैं उसी तरह वो भी उन्हें चाहती होगी। परंतु आज उनके रिश्ते की बात सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। स्कूल में स्टाफ में भी इस बारे में लोगों को पहले शक था कि रितु मैम की हमदर्दी को तेजराम सर प्यार समझते हैं। ऐसे में लोग पीठ पीछे उनका मजाक भी बनाते थे। परंतु अब तेजराम सर की सूरत देखकर सबको हंसी आ रही थी। हर कोई मजाक ही मजाक में या बातों को घुमा फिराकर तेजराम कर के ऊपर कमेंट कर रहा था। साथ में ही रितु मैम से जानबूझकर उनकी शादी की चर्चा कर रहे थे, जिसकी तेजराम सर उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वही रितु मैम इन सबसे अनजान थी। ऐसे में तेजराम सर को उदास और परेशान देखकर जब रितु मैम ने अकेले में तेजराम सर से उदास रहने का कारण पूछा तो तेजराम सर उन्होंने हिम्मत करके जब रितु मैम को अपने दिल की बात बताई, रितु के तो होश उड़ गए। उस वक्त भी उन्होंने शांति से काम लिया और तेजराम सर को समझाने की कोशिश की कि ऐसा उनके दिल में कुछ भी नहीं है। परंतु तेजराम सर तो जबरदस्ती अपने प्यार को उनके ऊपर थोपना चाहते थे। तो रितु मैम को भी गुस्सा आ गया और वो उनकी तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपसे शादी करूंगी? आप कहां और मैं कहां? हम दोनों का कोई मेल नहीं है। अरे इंसानियत के नाते मैंने आपसे अच्छे से बातें क्या कर ली कि आप मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं? आज के बाद मेरे सामने कभी इस तरह की फालतू बात भी मत करना। यह कहकर वो गुस्से में उस दिन स्कूल से जल्दी ही छुट्टी लेकर घर चली गई थी। वैसे ही लोगों का व्यवहार तो पहले ही उसे तकलीफ पहुंचाता था, लेकिन आज रितु मैम के मुंह से ये सब कुछ सुनकर तेजराम सर का तो दिल ही टूट गया था। इन सब की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ में हो रही थी। वैसे वो पड़ोस के ही गांव का रहने वाला था। स्कूल की छुट्टी होने पर अपने घर चला गया था। अगले दिन स्कूल में आकर उसने रितु मैम के आने का इंतजार किया, लेकिन रितु मैम नहीं आई थी। किसी से पता चला कि उसकी शादी की तैयारी में बिजी है। वही रितु मैम जब तेजराम सर से कह रही थी कि वो उनसे प्यार नहीं करती, तभी वही की एक टीचर ने यह बात सुन ली थी और पूरे स्टाफ में यह बात बोल दी थी, जिससे हर कोई तेजराम सर का मजाक बनाने लगा था। एक तो तेजराम सर पहले ही इस बात से तकलीफ में थे कि रितु, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो किसी और से शादी कर रही हैं, उसे दूर जा रही हैं। ये सब कुछ करता उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। ऊपर से सभी के ताने, इन सब से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। ऐसे में उन्होंने अकेले रहना शुरू कर दिया। वो किसी से ज्यादा बातें नहीं करते थे, ना किसी के पास बैठते थे। यहां तक कि उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो बच्चों पर जरा सी शरारत करने पर अपना गुस्सा निकालने लगे थे। उन्हें डांट देते थे। ऐसे में कुछ शरारती बच्चे जो कि उसका होमवर्क भी नहीं करके लाते थे और उनका मजाक बनाते थे। एक दिन तेजराम सर ने गुस्से में आकर उनके ऊपर हाथ उठा दिया था, जिससे वे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन चारों बच्चों ने एक शरारत सूझी। उन्हें तेजराम सर से बदला लेना था, लेकिन इस शरारत में उन्हें यह भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। एक दिन जब रितु मैम स्कूल आई तो तेजराम सर ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनसे ठीक तरह से बातें भी नहीं की। ये देखकर उन बच्चों ने एक प्लान बनाया और लंच के टाइम तेजराम सर से कहा कि रितु मैम उन्हें ऊपर छत पर अकेले बुला रही हैं। ये सुनकर तेजराम सर बहुत खुश हो गए। सोचा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा और वो जैसे तैसे छत पर चढ़ गए। वैसे ही विकलांग थे, उनसे छत पर चढ़ा नहीं जाता था, परंतु जैसे तैसे चढ़ गए थे। वहां जाकर उन्होंने देखा रितु मैम नहीं थी। तो तेजराम सर ने पीछे देखा तो वहीं चारों बच्चे खड़े हुए थे जो कि 10वीं क्लास के स्टूडेंट थे। तो ये देखकर तेजराम सर गुस्से में उन पर चिल्लाने लगे, तो उन बच्चों ने उनके हाथ से उनकी बैसाखियां छीन ली। इसके लिए बिना चलना तेजराम सर के लिए बहुत मुश्किल था। वो अब उनका मजाक बनाते हुए चारों तरफ भागने लगे और तेजराम सर उनसे बैसाखी छीनने की कोशिश करने लगा। ये देखकर उन बच्चों ने तेजराम सर की बैसाखियों को छज्जे पर रख दिया और तेजराम सर से लेने के लिए कहा। ये देखकर तेजराम सर ने बहुत कहा कि वे उन्हें वापस बैसाखियां लाकर दे दें, लेकिन वे सभी बच्चे भागते हुए नीचे आ गए थे, क्योंकि स्कूल का लंच टाइम खत्म हो गया था। ये देखकर तेजराम सर किसी को आवाज लगाते तो सभी बच्चे अपनी क्लासरूम में चले गए थे और सारा स्टाफ ऑफिस में था, तो किसी ने भी शायद उनके चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। तेजराम सर ऊपर छत पर किस हाल में है इस बारे में किसी को पता नहीं चला था। ये देखकर तेजराम सर जैसे ही अपनी बैसाखियां लेने लगे तो उनका संतुलन बिगड़ गया और वो छत से नीचे गिर गए, जिससे नीचे पड़े हुए
पत्थरों से उनका सिर टकराकर फट गया था। उनके मुंह से खून निकल आया था। वैसे जब वो छत पर से गिरे थे ना, तभी स्कूल के ही एक टीचर ने क्लासरूम में जाते वक्त उन्हें गिरते हुए देख लिया और उन्होंने आवाज देकर सबको बुलाया। तेज राम सर उनकी हालत को देखकर उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने तड़पते हुए अपनी जान दे दी थी। अचानक स्कूल में हुए इस हादसे की वजह से हर कोई बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो चारों बच्चे तो बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन बाकी के बच्चों ने, जिन्होंने तेज राम सर से बातें करते हुए उन बच्चों को देखा था, छत पर जाते देखा था, उन्होंने ये बात प्रिंसिपल सर को बताई। ऐसे में चारों बच्चों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। अगले दिन पुलिस भी आई, पूछताछ हुई और उन चारों बच्चों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जहां 18 साल का होने पर उन्हें छुट्टी मिल गई थी। और मेरे लिए ये सबसे हैरानी की बात थी कि उन चारों बच्चों में एक मेरे पापा भी थे, जिन्होंने नादानी में ये सब कुछ किया था कि तेज राम सर की जान ही चली गई। 18 साल के होने के बाद जब पापा बाल सुधार गृह से घर आए तो मेरे दादाजी ने लोगों के तानों से बचने के लिए उन्हें शहर भेज दिया, जहां पर जाकर वो एक गैराज में काम करने लगे। वैसे मेरे पापा कभी कभार ही गांव आते थे। ये सारी बातें अब मुझे पता चल चुकी थी। वैसे लोगों का कहना है कि जब से तेजराम सर की मौत हुई थी, तभी से हर रात को तेजराम सर की आत्मा उस स्कूल में घूमती है। उसके चिल्लाने की आवाज साफ सुनाई देती है। लेकिन कुछ लोग इसे बस झूठी अफवाह बोल देते थे, तो कुछ लोग यकीन भी कर लेते थे। कुछ लोग इन सबको फालतू की बातें बता देते थे। चाहे जो हो, पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिन के समय कभी भी ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ जिससे ये महसूस हो कि तेजराम सर की आत्मा अब भी उसी स्कूल में घूमती है। परंतु मेरे साथ जो हादसा हुआ था, उसके बाद लोगों को अब धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि तेजराम सर की आत्मा सच में ही उस स्कूल में घूमती है। लोगों का तो ये भी कहना था कि शायद तेजराम सर की आत्मा मुझसे अपने पापा का बदला लेने के लिए आई है। मेरे पापा इन सब की वजह से बहुत तकलीफ में थे। वैसे तेजराम सर की मौत के बाद भी उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा हुआ था, परंतु वो चाहते हुए अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। वही अब हर किसी को लगने लगा था, तो उस टीचर की आत्मा मुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। ऐसे में मेरे घर वाले भी बहुत तकलीफ में थे। अब गांव के कुछ लोगों ने मेरे घर वालों को पास के ही गांव में रहने वाले जोगी बाबा के बारे में बताया, जो भूत प्रेत जैसी बांधा दूर करते थे। ऐसे में मेरे पापा और अड़ोस पड़ोस के गांव के कुछ लोग मुझे उनके पास लेकर मुझे गए। जब मेरे पापा ने और गांव के लोगों ने जोगी बाबा को मेरे साथ हुई घटना के बारे में सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने आंखें बंद की और कहा कि वो आत्मा इसके पीछे पड़ी हुई है, तो इसे अपने साथ ले जाकर ही मानेगी। ये सुनकर मेरे पापा बहुत ज्यादा घबरा गए। तभी जोगी बाबा ने आंखें खोलकर कहा कि वैसे उस टीचर की आत्मा हमेशा उस स्कूल में घूमती है, लेकिन किसी को भी वो दिखाई नहीं दी। सिर्फ मुझे छोड़कर जब पहले दिन ही मैंने उस आत्मा को देखा, उसकी तरफ देखा, तो उस आत्मा को एहसास हो गया कि मैं उसे देख सकता हूँ, जिसकी वजह से उस आत्मा की मैं आवाज भी सुन सकता हूँ। इसीलिए वो आत्मा मुझ पर हावी होने लगी थी, वरना वो पहले चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी। ये कहते हुए जोगी बाबा पापा की तरफ देखते हुए बोले, जाने अनजाने में तुमने जो गलती की थी ना, उसकी सजा तुम्हारे बेटे को मिल गई है। वो आत्मा तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती है, और ऐसी आत्मा तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो जो चाहे फिर उसे नहीं मिल जाता। अब ये सुनकर पापा बोले कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हमने तो मजाक में ही ये सब कुछ किया था, उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी। परंतु मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मिले, ये ठीक नहीं है। चाहे वो आत्मा मेरी जान ले ले, पर ऐसा ना करें। ये कहते हुए जोगी बाबा से हाथ जोड़कर मुझे बचाने के बारे में बोलने लगे। जब मेरे पापा और गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर जोगी बाबा से उस आत्मा से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताने के लिए कहा, तो जोगी बाबा ने बताया कि मेरे कपड़ों को अगर 7 अलग अलग हुए तालाब, बावड़ी, नदी, ऐसे 7 जगह के पानी से, नदियों के पानी से धोकर मेरे द्वारा ही उन कपड़ों को अगर उस स्कूल में डाल दिया जाए, तो फिर वो आत्मा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ देगी, क्योंकि उसके दोनों दिमाग से फिर मेरा नाम सिर्फ उस स्कूल तक ही सिमट कर रह जाएगा। उसके बाद मैं कभी भी उस स्कूल में पढ़ने ना जाऊं, और रात के वक्त तो कभी भी उस स्कूल में कदम भी ना रखूं। लेकिन ये काम बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि जो कोई भी ये काम करेगा ना,
वो आत्मा उसे कोई भी तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच सकती है। ये सुनकर गांव के सब लोग परेशान थे, परंतु ऐसा करना जरूरी था। उस वक्त पूरा गांव एक हो गया था। वही जोगी बाबा के पास से आने के बाद उसी रात सभी ने मिलकर फिर गांव के चारों तरफ से 7 जगह का पानी इकट्ठा किया गया। उसमें मेरे कपड़े जो मैंने पहने हुए थे उन्हें खुलवाकर उन्हें धोकर जोगी बाबा के कहे अनुसार मुझे साथ लेकर रात के वक्त सब लोग स्कूल की तरफ चल दिए थे। अब गांव के लोगों के साथ मैंने हिम्मत करके जैसे ही स्कूल का गेट खोलकर अंदर कदम रखा तो अचानक चारों तरफ हवाएं चलने लगी और भयानक की आवाज वहां पर गूंजने लगी। ये देखकर गांव के सब लोग घबरा गए थे। मुझे तो उस टीचर की भयानक आत्मा के बारे में याद आते ही घबराहट होने लगी थी। मैं अपने पापा का हाथ पकड़े हुए कांपते जा रहा था। अब सभी लोग आगे बढ़ते उससे पहले ही अचानक हवा में उल्टा लटकता हुआ उस टीचर का भयानक भूत उन्हें दिखाई दिया तो हर किसी की सांस गले में अटक गई थी। कुछ लोग तो इतने ज्यादा घबरा गए थे कि अपनी जान बचाने के बारे में सोचकर स्कूल से भागते हुए अपने घर की तरफ चले गए, परंतु कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और आग जलाकर उस टीचर की आत्मा की तरफ की तो वह जोर जोर से भयानक रूप से चिल्लाकर सबको डराने की कोशिश करने लगा। उसकी आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि हर कोई घबरा गया था। तभी अचानक उस टीचर ने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। ये देखकर कोई कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही मैं अपनी जगह पर से अपने आप ही हवा में उड़ने लगा था। ये देखकर हर किसी के होश उड़ गए। मेरे पापा ने मुझे बचाने की, मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अब तो हर कोई घबरा गया। तभी उस टीचर ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा गला पकड़ लिया। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तभी मेरे पापा उस टीचर की तरफ देखकर हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, मेरी गलती की सजा मुझे दे दो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी उस टीचर ने घूर कर मेरे पापा की तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, उस दिन तुम लोगों ने मेरी जिंदगी का मजाक बनाया था ना, आज तुम्हारे बेटे की और तुम्हारी जिंदगी का मजाक बनेगा। ये कहते हुए भयानक रूप से हंसने लगा। उस वक्त मैं अपने आप को बचाने के लिए रो रहा था। गांव के लोग भी मुझे उस आत्मा से बचाने के लिए आग उसकी तरफ कर रहे थे, लेकिन वो टीचर मुझे लेकर वहां से हवा में लहराते हुए स्कूल की छत की तरफ जाने ही लगा था कि तभी गांव के ही एक बूढ़े आदमी ने भगवान का नाम लेकर आग से जलती हुई मशाल उस टीचर की आत्मा की तरफ जैसे ही फेंकी तो अचानक उस टीचर की आत्मा घबराते हुए पीछे की तरफ हो गई और उसके हाथ से मैं छूटकर देवी माँ का जो मंदिर था ना, उसके सामने थोड़ी दूरी पर आकर गिर गया। मेरे सिर में थोड़ी चोट लग गई थी। ये देखकर मेरे पापा भागते हुए वहां पर गए और मुझे लेकर देवी माँ के मंदिर में बैठ गए, जिससे वो आत्मा मेरा कुछ न बिगाड़ सके। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे घबराते देखकर पापा समझा रहे थे कि देवी माँ है ना, कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे तो जैसे दिमाग ने ही काम करना छोड़ दिया था। मैं घबराते हुए उस आत्मा की तरफ देखते जा रहा था। अब वो टीचर भयानक आवाज में चिल्लाने लगा था। ये देखकर गांव के लोग भी बहुत ज्यादा डर गए। तभी गांव के लोग मेरे पास में आए, हाथ में आग लिए उन्होंने चारों तरफ से मुझे घेर लिया और मैं उनके साथ में उस जगह पर गया जहां पर वो टीचर उस छत पर से गिरे थे। पापा ने वो जगह मुझे बताई और मैंने कपड़े वहां पर डाले, परंतु अब हमारा वहां से निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब चारों तरफ उस टीचर की भयानक चीखने चिल्लाने रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आवाजें किधर से आ रही हैं। आत्मा तो अब दिखाई नहीं दे रही थी, बस आवाजें ही चारों तरफ से सुनाई दे रही थी। ऐसे में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी हम भगवान का नाम लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे तो अचानक तेज तेज हवा चलने लगी थी, जिससे सारी आग की जलती हुई मशालें बुझ गई। अब जैसे ही आग बुझी तो लोगों की चीख पुकार मच गई थी, क्योंकि किसी को लग रहा था जैसे कोई उनका पैर पकड़कर खींच रहा है, किसी को लग रहा था जैसे कोई उनका गला दबा रहा है। हर तरफ डर फैल गया था। गांव के लोगों को अब अपनी मौत नजर आने लगी थी। तभी वो आत्मा हमें दिखाई दी, जो बड़े ही भयानक रूप में थी। पूरा शरीर सफेद, आंखों की पुतली सफेद और मुंह से खून निकल रहा था। इसके साथ में ही देखते उसका पूरा सिर फटने लगा, जिसमें जगह जगह से खून और मांस निकलने लगा था। ये देखकर हम बहुत ज्यादा डर गए। तभी उन टीचर ने अपना हाथ मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ बढ़ाया ही था कि ऐसे में तभी जोगी बाबा वहां पहुंच गए। वो तेज आवाज में मंत्र बोलते हुए जैसे ही वहां गए तो उन्हें आए देखकर टीचर की आत्मा घबराते हुए पीछे खिसक गई।
अब पूरी स्कूल में चीख पुकार मच गई। टीचर की आत्मा उन्हें डराने की कोशिश करने लगी, परंतु जोगी बाबा डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सभी लोगों की तरफ इशारा किया और देखते ही देखते सब लोग उनके पास आ गए। अब वो जोर जोर से मंत्र बोलने लगे तो वो आत्मा दर्द में तड़पने लगी, चिल्लाने लगी। ये देखकर जोगी बाबा अपनी सिद्धियों के दम पर गांव के लोगों को बचाकर लेकर तो आ गए थे, लेकिन वे लोग काफी घबरा गए थे। उस रात कोई भी गांव में एक पल के लिए भी ना सो पाया था। हर किसी को एक अनजाना सा डर सता रहा था। मुझे तो तुरंत ही बुखार आ गया था। अब तो चारों तरफ डर का माहौल फैल गया था, इसलिए उस स्कूल में बच्चों को भेजना तो दूर की बात है, कोई अब उस स्कूल की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। अगले दिन भी किसी बच्चे को स्कूल ना आते देखकर प्रिंसिपल सर गांव में आए, सबसे बातें की तो वो खुद भी परेशान हो गए। ऐसे में फिर प्रिंसिपल सर ने सब गांव वालों से मिलकर बातें करके स्कूल में एक पवित्र हवन करवाने के बारे में सोचा, जिससे वो बुरी आत्मा हमेशा के लिए दूर चली जाए। उस रात गांव के लोग मेरे घर में इकट्ठा थे कि कहीं वो आत्मा फिर मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचा दे, लेकिन जोगी बाबा ने जो बताया था वो हमने कर दिया था। ऐसे में उस रात वो आत्मा ना फिर मुझे दिखाई दी, ना मुझे डराने की या अपने साथ ले जाने की कोशिश की। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई थी। सुबह ही पवित्र हवन का आयोजन जैसे ही स्कूल में गांव के लोगों के साथ शुरू करना चाहा, तो वैसे ही तेज तेज आंधी चलने लगी। ये देखकर हर कोई घबरा गया। बड़ी मुश्किल से हवन करने की कोशिश की जा रही थी। तभी अचानक पूरे स्कूल में ऐसा लगने लगा जैसे कोई भाग रहा है। उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। फिर बैसाखी के चलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ये देखकर गांव के सारे लोग घबरा गए थे। उस वक्त गांव के जो छोटे बच्चे थे, औरतें थीं, उनको तो वो लेकर ही नहीं गए थे। तभी एक भयानक सी आवाज सुनाई दी, मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, मैं यहीं रहूंगा। यह आवाज इतनी भयानक थी कि हर किसी का कलेजा मुंह को आ गया था। फिर किसी के चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से दिन के वक्त भी लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहते थे। जैसे तैसे हवन पूरा करने की कोशिश की गई, लेकिन हवन पूरा नहीं हुआ। उससे पहले ही वहां पर न जाने कहां से बहुत सारा खून आकर गिर गया, जिसे देखकर घबराते हुए लोग अपने अपने घरों को भाग आए थे। अब तो सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, स्कूल की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। उस रात गांव के लोगों का कहना था कि उस स्कूल में बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। ऐसे में अब कोई भी उस स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता था। ऐसी स्थिति देखते हुए प्रिंसिपल सर ने इस बारे में कलेक्टर सर को बताया, तो 2 दिन बाद जिला कलेक्टर सर खुद गांव आए। सारी बातें जानी और सारी बातें सुनकर उन पर यकीन किया और कुछ वक्त के लिए गांव का ही एक खाली मकान स्कूल के लिए किराए पर ले लिया। इसके साथ ही नए स्कूल की बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हो गया था। साथ में ही जो पुरानी स्कूल की बिल्डिंग थी उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। धीरे धीरे समय में गुजरने के साथ बिल्डिंग बनना शुरू हो गई और फिर जब बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो शुभ मुहूर्त के हिसाब से उसका शुभारंभ किया गया और फिर वहां पर स्कूल भी शुरू हो गई थी। वहां अब तक भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुरानी स्कूल उस तरफ अब कोई जाना भी ठीक नहीं समझता। लोगों का कहना है कि आज भी वहां पर उस टीचर की आत्मा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आज लोग उस स्कूल को भूतिया स्कूल के नाम से जानते हैं। परंतु मेरे साथ जो हादसा हुआ था ना, उसके बाद मेरे पापा अब हमें गांव नहीं छोड़ना चाहते थे। दादी भी अब सब कुछ जानकर हमारे साथ रहने को तैयार थी, तो हम लोग फिर वापस शहर लौट गए। अब कभी कभी गांव जाते हैं। इतने साल बीत गए, लेकिन आज भी मैं उस हादसे को नहीं भुला पाया। जब भी उस बारे में याद करता हूं ना, तो सच बताऊं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूं। मेरे साथ जो कुछ हुआ था ना, उसके बाद में अक्सर सपने में बहुत ज्यादा डर जाता और चिल्लाने लगता था। मेरे घर वाले मुझे समझाते थे। धीरे धीरे मैं इस डर से उबरने लगा था। लगभग 6 महीने बाद मैं थोड़ी ठीक तरह से जिंदगी जीने लगा था। वैसे कभी कभी अक्सर वो बातें रात में सपने में भी दिखाई देती हैं, जो बहुत ज्यादा डरा जाती हैं। तो कभी रात को ऐसा लगता है जैसे उस टीचर की आत्मा अब भी मेरे पास में खड़ी हुई मुझे घूर रही हैं और अपने साथ ले जाने के लिए बोल रही हैं। वैसे ही मैंने आप सब लोगों को अपने साथ घटी इस सच्ची घटना के बारे में इसलिए बताया है कि कभी कभी हमारे अपनों के अच्छे कर्म हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेते हैं, तो कभी कभी हमारे अपनों की जाने अनजाने में की हुई गलतियां हमें बड़ी मुसीबत में भी डाल देती हैं। इसलिए जहां तक हो सके हमें अच्छे ही कर्म ही करने चाहिए,
ताकि हमारी वजह से हमारे बच्चों को या किसी कोई भी तकलीफ ना उठानी पड़े। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले सैयद इकबाल हैं बरेली से, दीप हैं दिल्ली से, दीपक चौधरी हैं हिमाचल से, नेहा मलिक हैं सोनीपत हरियाणा से, राशिद सैनी हैं जयपुर राजस्थान से, जोशिम पुरविला हैं वेस्ट बंगाल से, प्रदीप हैं दिल्ली से, गणेश हैं ओडिशा से, पिंकी सिंह, आराध्या सिंह, दीपक सिंह हैं छपरा बिहार से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, मोहम्मद शमीम हैं बरेली उत्तर प्रदेश से, फहीम हैं महाराष्ट्र से, विकास मौर्य हैं उत्तर प्रदेश से, रूबिन लांबा हैं सऊदी अरब से, मुबारक हैं गोरखपुर से, जब्बार खान हैं महाराष्ट्र से, मोहम्मद नदीम हैं फर्रुखाबाद से, राहुल भारद्वाज हैं यूपी से, संतोष कुमार हैं पुरी से, सुखजीत सिंह और गुरमंत सिंह हैं फिरोजपुर पंजाब से, रीना हैं साउथ अफ्रीका से, योयो श्याम हैं रसिया से, लक्की हैं प्रयागराज से, प्रेम देवी, तनीषा, अनुष्का और गौरव हैं जयपुर राजस्थान से, प्रेम प्रकाश मीणा हैं घुनसिला से, इरशाद हैं झुंझुनू से, अन्नू हैं दिल्ली से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, प्रिया और मिलन हैं ओडिशा से, सीता राय हैं नेपाल से, पांडे जी हैं चंदौली से, अज़जाद कमाल हैं महाराष्ट्र से, सरस्वती राजपूत हैं मध्य प्रदेश से, नंदिनी, बबीता और प्रदीप हैं कोलकाता से, यश गुप्ता हैं उज्जैन से, खुलनमेई हैं मणिपुर से, पंकज कुमार हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, स्नेहल मिठे हैं सोलापुर से, शहजाद आलम हैं धनबाद झारखंड से, अहमद हमदोन राशिद हैं मालदीव से, अशोक जलवा हैं बुढ़ार से, पूनम पांडे हैं गुरुग्राम से, निशित शर्मा शारदा हैं दिल्ली से, शरीफ हैं सूरत से, अंजुम शेख हैं सूरत से, गुरदेव सिंह हैं अमृतसर से, राजेश कुमार हैं जॉर्डन से, मोहित पासवान हैं बिहार से, अभिराज हैं आजमगढ़ से, दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, हरबीम मुख्तसार हैं पंजाब से, सराय शेख हैं उत्तर प्रदेश से, चंद्र कुमार जाटव हैं उत्तर प्रदेश से, आरिफ शेख हैं उत्तर प्रदेश से, मधु हैं आगरा से, अनीता शर्मा हैं अहमदाबाद गुजरात से, कासिम हैं दिल्ली से, भोला मांडेल हैं दिल्ली से, मेहुल वर्मा हैं प्रयागराज से, मदीना हैं पाकिस्तान से, असलम कुरैशी हैं सऊदी अरब से, नरेंद्र सिंह, कृतिका सिंह, दिव्यास सिंह, इशिका सिंह और अंशिका सिंह हैं सुजानगढ़ राजस्थान से, कृष्ण चंद्र हैं उत्तर प्रदेश से, रिंकू कश्यप हैं कानपुर से, नीलम गायकवाड़ हैं मुंबई से, अरुण हैं मुंबई से, प्रसन्नता शाह हैं त्रिपुरा से, तेजल परमार हैं गुजरात से, पप्पू हैं मेरठ से, स्नेहल मिठे हैं सोलापुर से, सौरभ हैं लुधियाना पंजाब से, मासिर सराय मीर हैं आजमगढ़ से, राजेश कुमार हैं हरियाणा से, काजल ठाकुर हैं मुरादाबाद से, गुलशन राज हैं गुजरात से, गोल्डन गोपाल हैं उत्तर प्रदेश से, अली हसन हैं फिरोजाबाद से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, चंद्र कुमार जाटव हैं उत्तर प्रदेश से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, वाईसोंग हजांग हैं थाईलैंड से, पूर्ण चंद हैं बालोतरा राजस्थान से, सहदाब अंसारी हैं दिल्ली से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, श्याम हैं मणिपुर से, सोनिया सागर और नीरव सागर हैं उत्तर प्रदेश से, पिंटू दे हैं असम से, अमित कुमार हैं दिल्ली से, सुखदेव लखोत्रा हैं गुजरात से, अरविंद भाई, गीताबेन, राज, रिंकल, दीप और सोनम हैं राजकोट गुजरात से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, सुमित्रा हैं कोलकाता से, पूनम धानका हैं राजकोट गुजरात से, मुमताज हैं कुवैत से, पार्वती चलवाड़ी हैं पुणे महाराष्ट्र से, माजिद हैं मालदीव से, मोहम्मद सलीम हैं लखनऊ से, अब्दुल गफूर हैं रामगढ़ से, हजवसा बासुमत्री हैं असम से, राजकुमार बीस्ट हैं काठमांडू नेपाल से, राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, जाकिर हैं उत्तर प्रदेश से, अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से, संतोष हैं नेपाल से, सानू शेख हैं दुबई से, अंकुर डेक्का हैं असम से, रोहित हैं ओडिशा से, सूरज हैं नई दिल्ली से, अर्जुन कुमार हैं बिहार से, करण सूर्यवंशी हैं नागपुर से, रवि कुमार हैं हरियाणा से, निहार सिन्हा हैं शिलोंग मेघालय से,
प्रदीप हैं लिलुआह से, प्रिया मिलन हैं ओडिशा से, कृष्ण कुमार हैं जयपुर से, रोहित हैं पंजाब से, मंसूरा हैं यूके से, केडी ठाकुर हैं गुजरात से, सुमीत हैं उज्जैन से, शहजाद बाबर हैं लाहौर पाकिस्तान से, निरुपमा नायक हैं ओडिशा से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, राहत हैं लखनऊ से, सीमा हैं नोएडा से, विपिन कुमार हैं दिल्ली से, विकास हैं नेपाल से, ऋचा शर्मा हैं अरुणाचल से, प्रिया हैं ओडिशा से, अमित हैं कानपुर से, इमरान हैं अमेरिका से, अभिराज हैं धनबाद झारखंड से, संतोष यादव और संजना यादव हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, रजान नूर कीका हैं महाराष्ट्र से, गुलशन प्रजापति हैं फिरोजाबाद से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, गोलू डांगी हैं भोपाल से, राजेश कन्हार हैं ओडिशा से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं प्रयागराज से, राजुल्ला हैं यूपी से, प्रिंस महंतो हैं बेगूसराय बिहार से, सुष्मिता यादव हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, रचना कुमारी हैं बिहार से, नोखे लाल हैं यूपी से, राखी शर्मा हैं आगरा से, असलम कुरैशी हैं सऊदी अरब से, अंकुर हैं असम से, डीके बोरो हैं असम से, उमेश हैं नेपाल से, विक्रम ठाकुर हैं रानिया से, माया शर्मा हैं मॉरिशस से, आसिफ खान हैं अलवर राजस्थान से, अदनान खान हैं बिहार से, डॉक्टर दर्शन गिल हैं पंजाब से, तेजवाली खान और मुस्तफ़ा खान हैं इंग्लैंड से, सीमा तांती आरुष तांती है मुंबई से, अजय राजभार हैं आजमगढ़ से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, रोहित झा हैं बिहार से, रोशन शर्मा हैं बिहार से, अंकुश चौधरी हैं हिमाचल प्रदेश से, सरस्वती राजपूत हैं मध्य प्रदेश से, सहान खान हैं दिल्ली से, हेमा प्रीतम हैं इंदौर से, मुकेश हैं दिल्ली से, अमन राजा हैं हैदराबाद से, सर्वेश कुमार हैं उत्तर प्रदेश से, पुष्पा ठाकुर हैं गाजियाबाद से, निखिल हैं राजस्थान से, दिलीप हैं प्रयागराज से, पीयूष किंजल और बसंत हैं सांचौर राजस्थान से, जब्बार खान हैं महाराष्ट्र से, रितु थापा हैं मीरूट से, साफीक हैं सऊदी अरब से, एमडी शमसाद आलम हैं बिहार से, राकेश राजपूत हैं चूरू राजस्थान से, आर्यन हैं पुणे से, सुनीता अहीर हैं महाराष्ट्र से, दीपक राजपूत हैं कानपुर से, अयान हैं कन्नौज से, कृति थापा हैं दिल्ली से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, जितेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर, सविता और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से, अनिता शर्मा और मोहित शर्मा हैं अहमदाबाद गुजरात से, और सबसे लास्ट में माधुरी चौहान है रायगढ़ से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।